गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया और इसमें हम 8.1 का जो है वो 5 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज है जो हमें सीखनी है, जो कि आपको कहाँ पर काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जब आप सॉल्व करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में ये कहा होगा कि जो आपको फिगर गिवन है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तब आप यूज करके यहाँ पर कुछ चीजों को क्या प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप ये प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, उसके बाद फिर आप इसको स्क्वायर और रोम्बस भी प्रूव कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD का। अगर आप क्वेश्चन नंबर मैम ये जो है, हाँ जी बेटा। मैम आप कह रही थी आप अपने मैम से पूछना। मैंने मैम से पूछ लिया, मैम ने बोला जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम प्रूफ करना। जरूरी नहीं है, पर कोई बात नहीं, यस मैम। सीख के रखते हैं, आपके काम ही आएगा कभी ना कभी, है ना। इजी है, कुछ इसमें टफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो। तो हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब आपने ये प्रूव करना है कि आपकी जो एडी है, पहली चीज, वो बीसी के इक्वल है और एडी ही बीसी के पैरेलल भी है। फिर आपने प्रूव करना है कि आपकी जो एबी है वो डीसी के इक्वल है और एबी जो है वो डीसी के ही पैरेलल भी है। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं दिया था, क्वाड्रिलेटरल दिया था, गुड लेकिन हाँ, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ये दे रखी है कि आपके जो ये डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब AO जो है वो OC के बराबर है और OD जो है वो OB के बराबर है। और जब बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ? तो जो आपके एंगल बनेंगे 1 2 3 4, ये सारे जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। जिस पॉइंट पर बाइसेक्शन हो रही है उस पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे। तो चलो, ये हमने गिवन लिख दिया। अब हम यहाँ पर अगर ट्राइंगल्स लेते हैं, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया। एक का नाम है AOD एंड दूसरे का नाम है BC, क्योंकि मुझे ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। चलो तो करते हैं प्रूफ। AOD मतलब ये, और BOC मतलब ये। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसमें आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, बताइए जरा। मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और मैम अगर ये लाइन AC है, BD ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA OC के इक्वल होगा। हाँ, बाइसेक्शन कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, पहली चीज हम लिख लेंगे कि जो आपका एंगल है 1 2 3 4, हम अगल बगल वाले आमने सामने वाले एंगल ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो इट मीन्स, सॉरी क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे। फिर हमने कहा कि आपका जो OA है, ठीक है, जो आपका OA है वो OC के इक्वल है, क्योंकि ये चीज हमें है गिवन, पहले से दे रखी है क्वेश्चन में ही। और दूसरी बात, जो आपका OD है वो OB के इक्वल है, ये भी हमें गिवन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको भी गिवन। अब यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लग गया? तो क्राइटेरिया यहाँ पर लग गया है SAS, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लगाया। और किन किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया? तो हमने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? तो वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। ठीक है, अब यहाँ पे बाय CPCT हम बहुत सी चीजें प्रूव करेंगे। चलो, बाय CPCT इसमें हम लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल तो
इसके बराबर है ही है, ठीक है, और ये वाला एंगल तो इसके बराबर है ही है, तो इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट थे इसलिए इक्वल प्रूव हो गए। और सीपीसीटी के मदद से ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। किसी को ये चीज समझ आई कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, क्यों? बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू बीसी। और सीपीसीटी का ही यूज करके हमने ये भी यहाँ पे पता कर लिया कि जो आपके एंगल्स हैं, जिसका अगर मैं नाम लिखूं तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, मतलब ये रेड वाले के इक्वल, ठीक है। और दूसरा अगर मैं लिखूं तो कौन सा एंगल है? एंगल एडीसी। एडीसी किसके इक्वल है? तो एंगल सीबी के, ठीक है, एंगल CBD के। ये सब कुछ सीपीसीटी के हेल्प से हमने प्रूव किया है, ठीक है। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि आपकी साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब हमको ये भी तो प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपके, अगर हम पैरेलल साइड्स मान के चलें किसको, इसको और इसको, कि अगर ये पैरेलल साइड्स अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो इसको अगर ट्रांसवर्सल मानो, तो हमने अभी अभी ये चीज प्रूव की है कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये जो आपका एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल। और ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। और इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी काम कब करती है? जब आपकी लाइंस पैरेलल हो और उनके एंगल्स जो है और उसके ऊपर जो है वो ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने पैरेलल से, ये लाइंस पैरेलल हैं इसलिए हमने इनको इक्वल नहीं कहा, ये तो पहले से ही इक्वल आ रहे थे। हमने क्या किया? हमने तो एंगल की हेल्प से ये पता लगाया कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल भी है। किस किस को समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको इसमें डाउट है वो पूछेंगे कि कैसे पैरेलल हम इनको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। किसी को डाउट है तो आप बच्चों आर लिख सकते हैं, आर मतलब रिपीट। ठीक है, आज तक हम कहते थे कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, है ना। लेकिन आज हमने इसका रिवर्स कर दिया। इसका रिवर्स क्या हो गया कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ये जो लाइंस हमें दिख रही हैं जरूर ये एक दूसरे के पैरेलल रही होंगी, तभी तो ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हुए। ठीक है, तो हमने कैसे, ये हमने एंगल प्रूव कर दिए थे बाय सीपीसीटी से, और इन एंगल्स का यूज करते हुए इनका हमने यूज किया और ये भी प्रूव कर दिया कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो बस था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे आप किसी भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये स्क्वायर या रोम्बस के केस में, क्या पता आपको क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट इफ डायगोनल्स ऑफ quadrilateral bisect each other at 90 degree then it is a parallelogram। ऐसा आप इसको कर सकते हो। तो बस इतना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और अब बढ़ते हैं 13th एक्सरसाइज की तरफ। 3 ही क्लासेस हमारे पास बच्चों अभी शायद बचती हैं, तो देखते हैं कितना उसमें हम कवर अप कर पाएंगे। तो आज जो हम अपना नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तो क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ठीक है, तो आपकी जो 13.1 है वो क्यूब और क्यूबॉइड पर ही पूरी बेस्ड है। तो पहले अच्छे से सीखेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड है क्या और कैसे कैसे इनके फॉर्मूले जो है वो बनते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ शेप होती हैं। एक होती है 2D शेप्स, जैसे कि ये, ठीक है, सॉरी, तो ये 2D शेप्स हैं। इन 2D शेप की हेल्प से ही, इनके कॉम्बोज से ही, इनके कॉम्बो होते हैं कुछ कुछ, तो उससे हमारे पास जो है वो 3D शेप्स निकल कर आती हैं। जैसे 2D शेप्स में आपको 2 ही डायमेंशन दिखेंगे, लेंथ ब्रेड्थ दिख जाएगी, ऐसा कुछ दिख जाएगा, मतलब 2D इनको हम कहते हैं। लेकिन 3D शेप्स में आपको 3 डायमेंशन दिखते हैं, जिसको आप क्यूब क्यूबॉइड में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया,
ठीक है, एक क्यूब अभी यहाँ पर बनने जा रहा है। तो ये क्यूब किस 2D शेप की हेल्प से बना है, पहले आप मुझे ये बताइए। मैम स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाया एक क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड किस 2D शेप की हेल्प से बना है? रेक्टेंगल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये चीज क्लियर है। तो इसको, इसमें हमें जो है वो 3 एस्पेक्ट नजर आते हैं इस फिगर के, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो हम कहेंगे 3D शेप है, इसके 3 डायमेंशन हमें दिख रहे हैं, लेकिन 2D में लेंथ ब्रेड्थ दिखती है और बेस और हाइट ही दिखती है। तो हम कहेंगे कि कैसा है, तो ये एक 2D शेप है। ठीक है, तो अभी 2D शेप को हम मिटाते हैं। 2D शेप के एग्जाम्पल ये थे। ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है 3D शेप्स पर, तो इसको अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब के बारे में। अभी आपने एक चीज का आंसर तो दे ही दिया है कि जो आपकी क्यूब होती है वो मिलकर के बनती है किससे, तो वो बनती है स्क्वायर से मिलके। मुझे बताइए कितने स्क्वायर्स आपको चाहिए कि आप एक क्यूब तैयार कर सके, कितने स्क्वायर? मैम 6। 6, ठीक है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे 4 और 6 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। अभी के लिए इसका राइट आंसर है 6। ठीक है, चलो, तो कितने स्क्वायर चाहिए, तो हमें जो है वो 6 स्क्वायर्स चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एक क्यूब को तैयार कर सके। अगर हमारे पास जो स्क्वायर 6 है, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ सरफेसेस इन क्यूब, एक क्यूब में कितने सरफेसेस होंगे? मैम 6। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो कितने सरफेसेस होंगे? 6 होंगे। क्या होता है सरफेस, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसके सरफेसेस है। ठीक है, तो कभी भी आपको क्यूब या क्यूबाइड के बारे में पूछा जाए, उनके सरफेसेस के बारे में पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज में, तो आपने वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड को हमेशा कंपेयर करना है एक रूम से, कि आपका जो रूम है वो किस किस से मिलकर के बना है। तो बताइए रूम में टोटल कितने सरफेसेस है? जैसे हमने किया था शायद से पिछली क्लास में थोड़ा सा, कि 4 इसमें वॉल्स है मैम 6। और एक क्या है? मैम एक सीलिंग है। ठीक है, उसको हम छत लिख लेते हैं अभी के लिए। सीलिंग को छत लिख लिया, और एक क्या मैम है? एक बेस। मैम या फिर फ्लोर है। ठीक है, तो कभी भी आप अपना मैथ का एग्जाम जहां पे दे रहे हो वो तो एक रूम ही होगा, तो रूम में देख लेना क्यूब और क्यूबॉइड को कंपेयर करने के लिए, कि हमेशा क्यूब और क्यूबॉइड में या फिर एक कमरे में या फिर एक डब्बे में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। कौन कौन से? 4 तो दीवारें होंगी आमने, मतलब आगे वाली, पीछे वाली, राइट और लेफ्ट, 4 तो वो हो गई। उसके बाद एक छत हमेशा होती है ऊपर, और एक फ्लोर हमेशा होता है नीचे। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में जो नंबर ऑफ सरफेसेस है वो 6 होती हैं। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है कि किससे ये बने। जैसे कि नंबर ऑफ सरफेस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्यूबॉइड में भी कितने रहेंगे? मैम 6। 6। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपका क्यूबॉइड किस 2D शेप से बना है? हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से। तो क्यूबॉइड बनता है आपका रेक्टेंगल से, और कितने रेक्टेंगल चाहिए इसको बनाने के लिए? मैम 6। तो चलिए, जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है इनको लिख लीजिए फटाफट से, और उसके बाद हम चलते हैं फिर फॉर्मूला बनाने की तरफ। तो ये है आपका क्यूब के बारे में, ये है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब बनेगा स्क्वायर से, 6 स्क्वायर से कितने सरफेसेस? 6 सरफेसेस। और क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल से, कितने रेक्टेंगल? 6 रेक्टेंगल, तो कितने सरफेसेस? तो यहाँ पर भी 6 ही सरफेसेस होंगे। अगर आपने इसको नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप आप कर सकते हैं। मैम आप एक बार एड्स और वर्टिसेस बता दीजिए। ठीक है, एज और वर्टिसेस भी सीख लेते हैं। पहले इतना आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो एज और वर्टिसेस हमने शायद से 2D शेप में भी की थी, कि जितनी आपकी साइड्स होती हैं उतनी ही वर्टिसेस होती हैं, उतने ही यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, तो उतने ही आपके एज भी होंगे। ठीक है, तो बस उतना ही होगा। बताइए इसमें साइड्स कितनी है? अगर हम इसकी साइड्स को गिनना चाहें तो कितनी साइड्स हैं? मैम 6। 6। तो वर्टिसेस भी कितनी? 6 नहीं है, साइड्स, नो साइड मैम सारी। 8 है। ठीक है, सरफेस 6 है, पर साइड की बात करें तो मैम 4।
नहीं, पूरे देखो, पूरा जो आपका ओवरऑल बन मैम रहा है 12। 12 है, ठीक है। चलो गिनते हैं, अगर तो इसमें आपको मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो गिनते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 ही साइड्स आपकी सामने वाली दीवार को बनने के लिए लगी होंगी, है ना। और पीछे वाली दीवार भी तो उसी की तरह है, तो पीछे वाली दीवार को बनने के लिए भी आपकी 4 ही साइड्स हैं जो लगी होंगी, ठीक है। तो 4 4 कितना हो गया, 4 + 4, मैम 8। मैम 8। ठीक है। अब बात करते हैं अगल बगल वाली दीवारों की। तो अगल बगल दीवारें बनाने के लिए भी आपको जो है वो एक ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, मतलब 4 यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर भी लगी, तो 8 और हो गई, ठीक है। नो मैम, ये तो 2 साइड्स हैं, वो तो उनमें ही हो जाएंगे ना। कॉमन होंगी वो, उनको भी देख लेते हैं एक बार। चलो कौन कौन सी कॉमन है। अच्छा, ये आपके पास कितनी हो गई, यहाँ पर 4 4 हो गई आपके पास आमने सामने के लिए, तो अभी के लिए 8 है, ठीक है। अब देखो, जब आपने साइड वाली दीवारें बनानी है तो एक आपको ये वाली चाहिए, एक साइड आपको ये वाली चाहिए, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, लेकिन इनमें से 2 को तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो अब हम कितने काउंट करेंगे, सिर्फ 2 जो रह गई है, मैम एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। 9 10, और यहाँ पर भी कौन कौन रह गई, तो एक ये वाली और एक ये वाली, तो कितनी हो गई टोटल 12। मैम 12। वर्टिसेस देखो तो 1 2 3 4 5 6 मैम ये तो 8 होंगी ना। 8, ठीक है। कितनी हुई यहाँ पर, तो अब हमने काउंट की है, कोई मिस हो गई तो बता दीजिएगा। नो मैम। अच्छा, एज कोई वैसे साइड बोलते मुझे ऐसा लग रहा है, एज और साइड एक ही बात होती है ना, यस एज मैम। होता है जो इसके किनारे, हाँ तो हो गया। वर्टिसेस 8 और साइड्स या एज आपकी 12। सेम किस में होगा, सेम क्यूबॉइड में भी होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं और ये आपकी वर्टिसेस। जब आपको साइड्स काउंट करने के लिए आएगी कभी क्वेश्चन में, तो क्या करना है आपने, जिस जो साइड पहले से इंक्लूड कर दी है उसको मत करना, जो रहती है उनको ही करना, ठीक है। जैसे 4 4 8 कर ली थी, फिर उसके बाद 2 बच रही थी, उनको भी साथ में गिन लिया, तो हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। और वर्टिसेस काउंट की तो इजी है, वो तो 8 ही है। चलिए इसको भी अभी मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये क्यूब है ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर से, तो हमें स्क्वायर के बारे में भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम जो है वो इस क्यूब का जो एरिया या फिर जो भी है सरफेस एरिया उसको फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर होगा, मैम 4a²। 4a² किस लिए, मैम क्योंकि एरिया स्क्वायर का तो 4a ही होगा ना, ये तो क्यूब का होगा 6a वाला। स्क्वायर, मैम साइड इंटू साइड। हाँ साइड इंटू साइड, ठीक है। जो आपके स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करो तो आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो साइड स्क्वायर होगा, ठीक है। जो आप 4a² कह रहे थे वो शायद उसका पेरीमीटर टाइप कुछ होता है, हाँ वो पेरीमीटर होता है। 4 इंटू साइड, स्क्वायर नहीं उसमें आता, उसमें आता है 4 इंटू साइड। साइड स्क्वायर है इसका तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सभी बच्चों को ध्यान, ये मतलब अभी समझ आ गया कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड की मल्टीप्लीकेशन साइड में कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड की पावर 2। अब देखो मेरा जो क्यूब है वो कितने स्क्वायर से बन रहा है, मैम 6। मैम 4। 6, ठीक है। नहीं 6। हाँ 6 स्क्वायर से मेरा अगर एक क्यूब बन रहा है, तो एक क्यूब का एरिया निकालने के लिए मुझे कितने स्क्वायर्स का एरिया पता होना चाहिए, तो मुझे पता मैम होना मैम ऑफ 6 स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 1 क्यूब का टोटल एरिया, ठीक है। तो बताइए अगर एक का साइड स्क्वायर है तो 6 का कितना होगा, मैम 6a²। मैम 6a²। साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर कह लो, साइड को आप कुछ बच्चे ए भी लिखते हैं तो आप इसको 6 इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कैसे बनाइए, एक का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो हमने 6 का निकालना था, तो 6 का आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो मतलब 6 स्क्वायर से मिलकर के एक क्यूब बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि हमने इसमें इसके सारे के सारे सरफेस इंक्लूड कर दिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब कुछ चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्क्वायर सॉरी क्यूब के लिए बहुत से फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, जब भी टोटल सरफेस एरिया लिखा जाता है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 6 के 6 सरफेसेस हमने इंक्लूड करने हैं। इसको आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 के 6 सरफेसेस को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। चलो क्यूब के पहले कर लेते हैं, क्यूब को फिर क्यों छोड़ें। अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो आपको अगर मैं एक सवाल दूं कि आपने जो है अपनी किसी फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट देना है, आपको जो है वो गिफ्ट रैप करना है, तो जब आप गिफ्ट रैप करोगे इसका, तो क्या आप इसका कोई सा भी सरफेस खुला छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? मैम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आप इसके आमने सामने की जो साइड्स है उनको भी आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, गिफ्ट पेपर से रैप करोगे, ऊपर नीचे वाली को भी रैप करोगे, और दाएं बाएं जो होगी उनको भी रैप करोगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने पूरे के पूरे इस जो आपकी ये फिगर थी इसको आपने कवर कर लिया, सारे सरफेसेस यूज कर लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गिफ्ट पेपर का कितना एरिया लगा या कितना गिफ्ट पेपर लगा इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरी की पूरी शेप का एरिया निकाल दोगे, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, और जो भी एरिया आएगा वो आपके गिफ्ट पेपर का एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कब आपने टोटल सरफेस एरिया यूज करना होता है, जब आपको सारे सरफेसेस इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, तब आप TSA भी इसको कुछ बच्चे कहते हैं, TSA और टोटल सरफेस एरिया इसकी फुल फॉर्म होती है, तब आप करेंगे यूज टोटल सरफेस एरिया को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिख लीजिए उसको भी, लेटरल सरफेस एरिया। आप सभी ने ये नाम सुना होगा, कितने बच्चों ने सुना है, कितने बच्चों ने नहीं सुना है? जिन्होंने सुना है वाइट टाइप सुना है। सुना है सबने, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब अगर आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए कि अब क्यूब तो वो यूज कर रहे हैं, तो क्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर अब इनका सवाल थोड़ा चेंज हो गया। सवाल ये है कि अब ये कोई गिफ्ट नहीं है, अब ये एक रूम है, और ये इस रूम की सिर्फ और सिर्फ 4 ही दीवारों को यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए। अगल बगल वाली दीवारें पेंट कर ली और आमने सामने वाली दीवारें पेंट कर ली, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बस इतने ही हिस्से का एरिया निकालो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस किसका एरिया चाहिए, जो हमने 4 दीवारों को अभी पेंट किया, बस उतने का ही एरिया हमें बता दो। तब हम यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब कितने सरफेसेस की बात हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ 4 सरफेसेस को जब हम इंक्लूड करते हैं अपने क्वेश्चन में, तब हम कहते हैं कि कौन सा वाला इसका हमें एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड करना होता है, ठीक है। जो क्या होता है बताइए जरा, 4 सरफेस यूज कर रहे हैं तो क्या एरिया बन जाएगा, मैम 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। जब 6 यूज कर रहे थे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर था, जब 4 ही सरफेसेस यूज कर रहे हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एस लिख दिया है, आप इसको पूरा साइड लिखिएगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है इसलिए। तो बस ये था। अब एक और केस है जो क्यूब में तो बहुत इजी है, पर क्यूबॉइड में थोड़ा सा अजीब अलग हो जाता है। अब मान लो ये कह रहे हैं कि 4 नहीं 5 सरफेस यूज करने हैं। अब दीवारें तो पेंट कर ही ली हैं, दीवारों के साथ साथ छत को भी पेंट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा बॉटम है, जो हमारा बेस है, उसको पेंट नहीं करना है। तो अब बताइए कि आपका जो एरिया बनेगा क्यूब के केस में वो क्या बनेगा, अगर सिर्फ 5 ही सरफेसेस यूज हो रही हैं तो। मैम हम लेटरल सरफेस एरिया ले लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर जो होता है साइड हाँ इंटू पर साइड। ठीक है, हाँ ये लॉन्ग कट है, पर थोड़ा अब देखो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि हम 5 सरफेस यूज करने वाले हैं। अगर एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, तो अगर आप 5 स्क्वायर ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू साइड मैम स्क्वायर, 5 है ना। इंटू साइड स्क्वायर। तो आपको इतना मतलब ऐड वाला करना चाहो कर सकते हो, वो भी अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपको दिख गया कि हमने जो है वो 5 सरफेस एरिया को जो है वो इसका निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर
ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा क्यूब के बारे में था। क्यूब के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, 6 के 6 स्क्वायर लेने हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो जब 4 सरफेसेस ले रहे होते हैं हम, 4 दीवारें कह लो, तो आप लगाएंगे ये वाला। और जब 5 सरफेसेस लेने होंगे तो 5 इंटू साइड स्क्वायर भी आप इसमें कर सकते हो, इसको फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको कोई डाउट है? नो मैम। नोट कर लिया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। मैम हाइट टाइप करने के बजाय अपना हैंड रेस कर सकते हैं? हाँ ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हैं। चलो तो अभी के लिए मैं इस क्यूब को मिटा देती हूँ, क्योंकि क्यूब का हमने वैसे सारा सीख ही लिया है अभी के लिए, है ना। तो क्यूब को हटा देते हैं अभी और क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। तो क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। तो मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? मैम लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और कितने यहाँ पे रेक्टेंगल लग रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है 6 ही रेक्टेंगल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। पर जब हम यहाँ देखें तो ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के पास 2 ही डायमेंशन हो सकते हैं, एक लेंथ एक ब्रेथ। चलो लेंथ और ब्रेथ भी बात की बात है, पर कहने का जो मतलब है वो यही है कि एक रेक्टेंगल के पास 2 ही डायमेंशन होंगे। एक रेक्टेंगल के पास कभी भी एक साथ 3 डायमेंशन नहीं होते। लेकिन जब हमने अपनी इस फिगर को देखा तो हमने पाया कि हमारे पास तो 3 डायमेंशन है, जो कि है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, क्यूब के केस में ऐसा नहीं हम देखते ज्यादा ध्यान से, क्योंकि उसकी सारी साइड्स तो इक्वल ही होती है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में या क्यूबॉइड के केस में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ लेंथ लेंथ के बराबर होगी, ये तो सभी को पता है, लेकिन हाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपस में डिफरेंट होती है। तो अब हमें देखना है कि हमने यहाँ पर जब क्यूबॉइड बनाया तो हमें कुछ रेक्टेंगल्स को अरेंज करना पड़ा। अगर मैं बात करूं आगे वाले सरफेस के लिए, जब हमने आगे वाली दीवार बनाई तो इसके पास जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है? एक, इसके पास जो सबसे लंबी वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, ये लेंथ होती है। और ये जो आपकी साइड होती है ऐसे को, ये होती है ब्रेड्थ। और जो ऊपर की तरफ को जा रही होती है ये हाइट होती है। तो चलिए बताइए अभी जो आपकी आगे वाली दीवार है इसके पास कौन कौन सी डायमेंशंस है? एक तो इसके पास लेंथ है जो मैंने आपको बता दिया, और क्या है? ये क्या है? ये वाली चीज ब्रेथ। नहीं, मैम ब्रेथ हम हाइट। ये होती है, ब्रेथ ये होती है। जो ऊपर की तरफ को जाएंगे ना आपकी लाइंस, उनको कहते हैं क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। मैम हाइट। हाइट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर को जा रही है ना, वो ऊंची है तो उसकी हाइट है। हमारी हाइट कहाँ को जाती है? ऊपर को। तो जो भी डंडे यहाँ पे ऊपर की तरफ को जाते हैं आपको दिखेंगे, जो भी साइड्स आपको ऊपर की तरफ को जाती दिखेगी, वो आपकी इस रेक्टेंगल की हाइट होगी। तो पहले वाले की अगर बात करें, आगे वाली दीवार जो कि आप देख भी पा रहे हो अपने सामने, इसकी लेंथ है ये ऐसे को जा रही है और इसकी हाइट है ये ऐसे को है। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे अपने सामने लाइव एग्जांपल, अपने कमरे को भी साथ साथ में देखते जाओ। फिर अगर हम बात करें पीछे वाली दीवार की, तो आगे वाली और पीछे वाली दीवार तो सेम ही होती है ना। तो अगर आगे वाली दीवार के पास एल और एच मतलब लेंथ और हाइट है, तो पीछे वाली दीवार के पास भी लेंथ और हाइट ही होगी। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं आगे वाले और पीछे वाली दीवारों का अगर एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? मैम 2LH। फ्रंट और बैक। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का जो एरिया होगा वो होगा L इंटू एच, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, मतलब जो भी उसके पास डायमेंशन है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका एरिया होता है। तो आपके जो आगे वाली दीवार है, पीछे वाली दीवार है, इनके पास डायमेंशन एक लेंथ है एक हाइट है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट ही करेंगे। ये फ्रंट का हो गया और ये हो गया आपके बैक का। इनको हमने करना है ऐड, क्योंकि सरफेस एरिया में हर एक सरफेस के एरिया को आपस में ऐड किया जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, सरफेस एरिया मींस एडिशन या फिर ऐड द एरिया ऑफ ईच सरफेस। हर एक सरफेस का जो भी एरिया आता जाएगा उसको आपस में हम ऐड करते जाएंगे। फ्रंट और बैक के लिए ये एरिया आ गया। सॉरी, इसको अगर हम और ज्यादा वो करने की कोशिश करें तो ठीक है,
इसको अगर मैं x मान लूं और इस पूरे को भी अगर मैं x मान लूं तो इसका मतलब है कि x में x ऐड हो रहा है। इसको कैसे लिखा जाता है? जब x में x ऐड होता है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि l इंटू एच, अगर मैं इसको एक ही टर्म मान के चलूं तो इसको मैं 2l इंटू एच लिख सकती हूँ। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। एक आगे वाली का, एक पीछे वाली का। अब बात Yes, करते ma'am. हैं अगल बगल का। तो इस वाली के पास ये है और ये है, मतलब जो आपके इधर उधर वाली दीवारें हैं उनके पास क्या क्या है? एक तो इनके पास ये है, इसको क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, Ma'am, ब्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास है बी मतलब ब्रेड, और ये क्या है? नहीं, ये हाइट है। देखो ऊपर को जा रहा है ना ये डंडा, तो ये हाइट है। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रंट बैक के लिए एल इंटू एच, और आपके जो राइट लेफ्ट के जो सरफेसेस है उनके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? राइट के लिए बी इंटू एच, बेस इंटू एच, क्योंकि इसके पास है ही बेस और हाइट, तो और कहां से हम लेके आए कुछ भी, है ना? तो मतलब इसको आपस में इन दोनों डायमेंशन को ही मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकलेगा, और ये भी बी इंटू एच। तो हो गया ये। और इसको अगर ऐसे करा जाए जैसे एक्स प्लस एक्स करके किया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बी इंटू एच। चलिए अब बात कर लेते हैं ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस की, मतलब कि आपका जो टॉप है और जो बॉटम है उसकी। तो टॉप के पास है कुछ ऐसी चीजें, तो बताइए ये क्या है? ये अगर आप देख पाओ तो left and black. ठीक है, ये है इसकी ब्रेथ मतलब बी, और ये है इसके लिए लेंथ मतलब की लेंथ, क्योंकि सबसे लंबी वाली जो लाइन होती है वो होती है लेंथ, ये होती है हाइट और ये होती है ब्रेथ। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो हमारे लिए जो टॉप और बॉटम है उसका जब हमने क्या निकाला, उसका जब हमने एरिया निकाला उन दोनों रेक्टेंगल्स का, तो टॉप का हमारे पास आया एल इंटू बी, बॉटम का भी हमारे पास आया एल इंटू बी। तो यहाँ पर भी वही चीज ट्राई करके ये आ जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। अब हमने दो दो करके सभी सरफेसेस का एरिया निकाल लिया है, लेकिन सरफेसेस है टोटल 6। तो इन सभी सरफेसेस के एरिया को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब ही है हर एक सरफेस का एरिया आपस में जब ऐड कर दिया जाता है तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बन गया। ऐड कर लो, पहले सभी को ऐड कर लेते हैं। 2l इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस, जगह ही नहीं बची, एक मिनट फिर से मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको इसमें और इसमें इन तीनों को अब ऐड करना है, क्योंकि हर एक सरफेस का एरिया है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, आप सभी ने जो है वो कॉमन फैक्टर वाला चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा है और आपने काफी अच्छे से उसमें परफॉर्म भी किया था, तो क्या है जो मैं इन तीनों में से कॉमन ले सकती हूँ? मैम 2 2। मैम 2 मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट। पहली टर्म के पास 2 के अलावा क्या बच रहा है? Ma'am, into H. एल इंटू एच को हम एल एच लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि जब कोई दो चीजें आपके पास होती है जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो आपस में वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। पहली चीज हमने 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। एल एच को हम लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ से भी 2 तो बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ बच गया बी एच, और यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ बच गया आपके पास एल बी, और ये आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। ठीक है, तो इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसके लिए अगर आपको ये बीच में आप भूल जाते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है हमारे क्यूबॉइड के पास जो है वो 3 डायमेंशन है
है ना, एक उसके पास L है, एक B है, एक H है, तो आपने इनकी ऐसी मल्टीप्लीकेशन करनी है कि हर एक डायमेंशन हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। पहले लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करो तो आ गया LB, फिर ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा BH। अब कौन कौन है जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाए, तो वो है हमारे लेंथ और हाइट, तो इनको भी मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा LH या फिर HL। ठीक है, इसके ऑर्डर का वैसे कोई होता नहीं कि आप इसको ऑर्डर में ही लिखो, आपकी अपनी मर्जी होती है, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन का ध्यान देना कि रिपीट ना हो और जो जो छूट गया है वो सारा आ जाए। मतलब आपने अगर इसको ऐसे लिख दिया कि LB प्लस BH प्लस HB, तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि BH और HB रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं होना चाहिए। जो चीज तीसरी बचती है उसकी मल्टीप्लीकेशन का ध्यान आपने रखना है। ठीक है, तो हमने इसका पूरा फॉर्मूला भी सीख लिया, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी इसमें हमने यूज कर ली। अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो ये वाला आपने फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपके क्वेश्चन में आपका पूरा क्यूबॉइड यूज हो रहा होगा, तब आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो यूज होगा। ठीक है, तो मिटाती हूं मैं इसको अभी और करते हैं बात अब इसके भी लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर पहले तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का आपने ऊपर लिख रखा है, क्यूबॉइड का भी लिख लीजिए। और कितने सरफेसेस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो। जब 6 के 6 सरफेसेस यूज करने होते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पर क्यूबॉइड। अब बात करते हैं इसके भी किसके बारे में, तो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। क्यूब का बहुत इजी था निकालना, क्योंकि क्यूब के पास क्या है, सारे के सारे डायमेंशन तो बिल्कुल सेम है, तो उसका एरिया निकालने में या कोई सा भी एरिया निकालने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होगी तो इसमें भी नहीं, लेकिन हाँ इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, कुछ बच्चे लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों कब कहा जाता है, जब आपका कुछ कुछ कर्व बन रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपका जो सिलेंडर है, आपको पता है जो आपका सिलेंडर बना हुआ है वो एक रेक्टेंगल को कर्व करने से बना है, तो जब जहां पे भी आपकी कर्व इंट्रोड्यूस होती है वहां पे नाम हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जब आपके इसकी बात होती है क्यूबॉइड की, तो हम इसको लेटरल का नाम देते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बताइए अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम कितने सरफेसेस यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं? मैं 4। 4। ठीक है, तो 4 सरफेसेस जहां भी यूज होंगे वहां पे आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो चलो इनका निकालते हैं एरिया। 4 हो रहे हैं, इसका मतलब टॉप और बॉटम को अभी के लिए हमने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम का एरिया अब हम नहीं देखेंगे, हम बाकियों का एरिया देख लेते हैं। टॉप बॉटम नहीं, आमने सामने का देखो तो आमने सामने के पास एक तो L है और दूसरा है H, है ना, तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 2LH, क्योंकि सामने वाली दीवार के पास अगर LH है तो पीछे वाले के पास भी तो LH ही होगा। और उसके बाद देखो तो ऊपर नीचे वाली तो लेनी नहीं है, तो प्लस का साइन। अगल बगल वाली में देखो तो अगल बगल वाली में एक तो इनके पास ब्रेड्थ है और दूसरी इनके पास हाइट है, तो दोनों का आ जाएगा 2BH। अब यहां पर से हम 2 चीजें कॉमन ले सकते हैं, बताइए कौन कौन सी? एक तो आ जाएगा 2 और दूसरा 4 H। मैम H। H। ठीक है, तो 2H को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो बताइए फर्स्ट टर्म के पास 2H के अलावा क्या बचा? मैम L। और दूसरे के पास B। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है लेटरल सरफेस एरिया का। हमने क्या किया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया सॉरी पेरीमीटर ये होता है, और इनटू मैच आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। लेटरल सरफेस एरिया में 6 साइड्स यूज होंगी तो आप टोटल सरफेस एरिया लगा देना। अगर वही वाली बात कि हमने जो है वो 4 ही दीवारों को कलर करना है, टॉप और बॉटम को छोड़ना है, तब आप लेटरल यूज करोगे। पर अब इसमें भी आती है तीसरी कंडीशन, जब आपको यूज करने होते हैं 5 सरफेसेस, तो 5 सरफेसेस के लिए क्यूब के पास तो हमने फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन अगर बात करें इसकी क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में 5 सरफेसेस यूज करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर
फॉर्मूला नहीं है। जब आपको कहा जाए कि आपने जो है वो क्या करना है, 4 दीवारें तो कलर करनी ही है, लेकिन साथ में उस छत को भी आपने पेंट करना है, तो इसका मतलब आप 5 सरफेसेस यूज कर रहे हैं। तो 5 सरफेसेस यूज करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें से उस सरफेस के एरिया को माइनस कर दो जिसको इग्नोर करना है। ठीक है, माइनस सर एरिया ऑफ सरफेस विच इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मैं दोबारा लिखती हूँ, थोड़ी जगह यहाँ पे नहीं बचती है। चलो यहाँ पे लिख लीजिए कि जब भी आपने कितनी सरफेस यूज करने हैं, 5 सरफेस यूज करने हैं, तो उसके लिए जो आपका एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ दैट सरफेस which is not included। ठीक है, वैसे आमतौर पर होता यही है कि टॉप और बॉटम को ही वो इंक्लूड नहीं करते हैं, पर कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, आपकी बुक में क्वेश्चन है कि साइड वाली दीवार को उन्होंने इग्नोर किया, ऐसा नहीं होता। इग्नोर हमेशा टॉप या बॉटम को किया जाता है, पर फिर भी अगर आपको कभी साइड वाला इग्नोर करना हो तो उसका एरिया निकालो जो हो जाएगा BH, और उसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आपको कब करना है, जब आपको 5 सरफेसेस के बारे में पूछा जाए, तब आपने ये वाला यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है फॉर्मूला, कि पहले तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 के 6 सरफेसेस का एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उस एक सरफेस का एरिया अलग से निकालो जिसको इंक्लूड करना ही नहीं है, और टोटल में से उसको माइनस कर दो। तो बताइए कितने सरफेसेस का एरिया बचेगा। 6 में से 1 माइनस किया 5, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 5 सरफेसेस का एरिया ही बच रहा है। तो ये होता है। हाँ जी मैम, हम लेटरल सरफेस एरिया में प्लस कर सकते हैं? हाँ, वैसा करना चाहो वैसा कर लो कि आप 4 का निकाल लो, 4 में 1 ऐड कर लो, लेकिन उसके लिए फिर आपको निकालना पड़ेगा अलग से। हाँ ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अभी क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, पर हाँ ऐसा करोगे तो ये भी ठीक है कि लेटरल निकाल लिया, उसमें एक सरफेस ऐड कर लिया, तो वो भी वह हो जाएगा कि 4 का निकाल लो, उसमें 1 जोड़ दो तो भी 5 सरफेस निकल जाएंगे, या फिर टोटल में से 1 माइनस कर दो तो भी। टोटल क्यों, क्योंकि टोटल थोड़ा इजी तो कह सकते हैं, याद कुछ बच्चों को टोटल सरफेस एरिया याद रहता है, लेटरल याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए जिन बच्चों के साथ ऐसा केस है वो तो टोटल में से 1 माइनस कर देना, जिन बच्चों को दोनों फॉर्मूले याद है वो इसमें से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो अभी के लिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिया, अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो तीनों फॉर्मूले अगर आपने नोट डाउन कर लिए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके कि क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करना है, कैसे उसमें से पॉइंट्स पकड़ने हैं और क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं 13.1 की तरफ, और उसका पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बहुत से बेसिक्स, पहले क्वेश्चन में इतने सारे बेसिक यूज हुए हैं जो हमने अच्छे से पढ़ भी रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो हाँ, पर कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक्स आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये कह रहे हैं कि अब प्लास्टिक बॉक्स है जो जिसके आपको डायमेंशन दे के रखे हैं कि वो इतना लॉन्ग, इतना वाइड, इतना डीप है। पहले तो आप बस इसकी डायमेंशन देखिए और मुझे बताइए कि ये कौन सी शेप है, कौन सी फिगर है। मैम क्यूबॉइड। मैम क्यूबॉइड। बिल्कुल सही, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि हमें क्या है, इसकी जो है वो सारी की सारी अलग अलग चीजें दे रखी हैं। तो पहले फटाफट से एक क्यूबॉइड बना लेते हैं क्योंकि इसके बारे में अभी बात होगी। ठीक है, चलो। इट इज ओपन एट दी टॉप, तो ये कह रहे हैं कि टॉप से ये ओपन है, खुला हुआ है। Ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required for making the box or the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees। ये कह रहे हैं पहली चीज तो आपने क्या करनी है, ये जो आपके पास डब्बा है जो बनाया है प्लास्टिक बॉक्स का, इसको इन्होंने एक शीट से बनाना है, एक प्लास्टिक की शीट से बनाया है प्लास्टिक का बॉक्स। तो बॉक्स कुछ इस तरह का है कि ऊपर से ये ओपन है, तो मतलब ऊपर इसके प्लास्टिक की शीट नहीं लगाई गई है, इसका मतलब टॉप को किया है इन्होंने इग्नोर। तो अगर टॉप को इग्नोर कर दिया गया है तो बताइए टोटल कितनी सरफेसेस हैं जिनको आप यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। मैम
5 सरफेसेस हैं जिनको हमने यूज करना है इसको करने के लिए, इसका जो भी फाइंड करने के लिए। तो पहले ये बोल रहे हैं कि अगर प्लास्टिक की जो शीट है उसकी थिकनेस को हम निग्लेक्ट कर दें, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक की शीट आपकी जितनी भी मोटी होगी उसकी थिकनेस भी तो काउंट करनी पड़ेगी। डब्बा डब्बा बनेगा, प्लास्टिक की शीट अगर किसी बच्चे के पास पतली है तो उसका डब्बा पतला होगा, किसी के पास अगर मोटी शीट है तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, मोटा होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि प्लास्टिक की शीट को अभी रहने दो, इग्नोर करो उसको, ऐसा मान के चलो कि प्लास्टिक की शीट जो है वो बिल्कुल सभी के बराबर है और उसकी थिकनेस जो है वो अभी के लिए 0 है, ठीक है। तो उस हिसाब से बताओ कि इस प्लास्टिक के डब्बे का जो है वो एरिया कितना होगा। तो हम नहीं कह सकते कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि सरफेस तो हमको 5 ही यूज करने के लिए बोले हैं। तो पहले लिख लेते हैं इसके डायमेंशन जो जो आपको गिवन है। पहले तो आपने पता लगा लिया कि 5 सरफेस ही इंक्लूड करने हैं, फिर आप पता लगाएंगे कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो बताइए जरा, जिसके पास भी बुक है, लेंथ कितनी है? मैम लेंथ 1.5 मीटर है। 0.5 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ मैम ब्रेथ है 1.25 मीटर। 25 मीटर और हाइट मैम 65 सेंटीमीटर। तो हाइट है यहाँ पर 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चीज जो आपने किसी भी क्वेश्चन में नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि जो आपके इन्होंने आपको ये दे के रखे हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनका जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है। तो देखिए और बताइए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट के जो यूनिट है, यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर, वो सभी के सेम है या डिफरेंट है? मैम डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। लेंथ और ब्रेड्थ का सेम था मीटर मीटर, लेकिन ये आपका आ गया सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, दो को चेंज करने से अच्छा इसको चेंज कर लो। आप चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर कॉस्ट भी उस आपको देखना है कि कॉस्ट किस उसमें दी है। तो कॉस्ट आपको मीटर के हिसाब से दी है, तो आपने सोचा कि हम क्यों ना सेंटीमीटर को मीटर में ही बदल देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कॉस्ट नहीं निकालनी होती तो आप पे डिपेंड करता कि आप इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो या फिर इसको मीटर में बदल दो। लेकिन क्योंकि कॉस्ट की बात है, कॉस्ट आपको यहाँ पे दी है मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो अगर आप इन सभी को सेंटीमीटर में बदल दोगे तो कॉस्ट का भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि फटाफट से इसको ही कर देते हैं मीटर में चेंज। तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैम 100। ठीक है, 100। 1 मीटर में अगर 100 सेंटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए नोट डाउन करके। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? मैम 1/100। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, इसको अभी आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अभी के लिए x मान लो, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, सेंटीमीटर को आप अकेला छोड़ दो। सेंटीमीटर के साथ 100 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सभी को दिख रहा होगा क्योंकि इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो इट मींस 100 और सेंटीमीटर एक दूसरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेंटीमीटर को मैंने अकेला छोड़ा तो 100 क्या करेगा, इक्वल टू के उस तरफ जाकर के डिवाइड करेगा, तो ये 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों हम इसको अपॉन में डाल देते हैं। तो ये सब हो रहा होता है इसके पीछे, तब हम इसको अपॉन में लिखते हैं। तो चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। आपके पास जो 65 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से आप मीटर की तरफ को जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 65 को 1/100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 65/100, क्योंकि हमें पता है न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा डेसिमल ऑफ 65, क्या मीटर या सेंटीमीटर? मैम मीटर। मैम ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने अपनी हाइट को किसमें चेंज कर दिया, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया। तो ये आ गया 0.65 मीटर। किसी बच्चे को इसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, हैंड रेज करना हो, वाई टाइप करना हो, ठीक है। चलो, डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, बस इनके जो यूनिट्स थे उनको इक्वल प्रूव कर दिया है, मतलब उनको सेम उस पे हम ले आए हैं, और ये जरूरी था, मुझे लगता है आपने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने निकालना है इसका एरिया, सरफेस एरिया। कितने सरफेसेस का? 5 सरफेसेस का। तो पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, या फिर जिसको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना वो लेटरल सरफेस एरिया निकाल करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सेम आया या नहीं, वैसे सेम ही आएगा। चलो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है क्यूबॉइड का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें भरते हैं इनको, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी है, एल मतलब की लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई बाय बी मतलब 1.25, ये हो गया एल बी, और बी एच है, प्लस का साइन है बीच में, फिर है बी एच, बी आपके पास मतलब की ब्रेड्थ है 1.25 और हाइट है 0.65, और उसके बाद फिर से प्लस का साइन, और अब आपके पास जो है वो एच और एल है, मतलब की हाइट और लेंथ। तो हाइट आपके पास है 0.65 जो आपने अभी अभी निकाली है, उसको यूज करना है, और लेंथ है 1.5, इनको करना है हमने सॉल्व। तो 2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 125 में 15 की मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ध्यान से सीखिएगा जिन बच्चों को भी इसमें डाउट रहता है, क्योंकि जरूरी है आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा आपको आ सकता है सिचुएशन जिसमें आपको ये सब करना पड़े। सबसे पहले आपने देखा कि मेरे जो नंबर्स थे वो डेसिमल में थे, अभी डेसिमल्स को भूल जाओ और इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो 25 ठीक है 521 इसको कर दीजिए, तो 5781, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आया 1875 प्लस का साइन, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 125 को 65 से, डेसिमल भूल जाओ, अभी डेसिमल आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सभी मल्टीप्लाई कीजिए, सभी का मेरी तरह आ रहा है या नहीं, तो मुझे बताइए, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए बीच बीच में कभी, है ना। तो सभी ने ट्राई जरूर करना है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है मल्टीप्लाई करके सभी का इतना इतना ही आया क्या, एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैम हाँ जी, मैम जो आपने ये बीच वाली मल्टीप्लाई करी है 6 की टेबल से, ये गलत सी लग रही है। ठीक है फिर से इसको करते हैं, 30 3 12 में 3 प्लस करेंगे तो वो 15 आ जाएगा ना। 1 मिनट, हाँ, और यहाँ पे कैरी 1, ठीक है 750। तो आपका इतना आ रहा है, बताइए जरा एक बार। यस यस मैम। मैम। तो ठीक है, सभी का इतना आ रहा है ना। हाँ, यस मैम। ये मैं देख रही थी मल्टीप्लिकेशन में आपका ध्यान है भी या नहीं। चलो फटाफट से अब करते हैं अगला। इसमें अभी आपने डेसिमल को भूल गए, ठीक है, और क्या किया आपने, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें पता है कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हुई है तो आंसर में तो डेसिमल आता ही है। तो उसके लिए एक रूल होता था, वो हम सभी को वैसे पता होगा, पर करते हैं इसका क्विक रिवीजन। रूल कहता है कि जिन जिन नंबर्स को आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया है उनमें देखो कि इस नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया था, तो हमेशा डिजिट काउंट करते हैं पीछे से, तो मैं कहूं इसमें जो है वो 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। और बात करें इसकी, तो इसमें कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, मैम 2। 2 ऐड कर दो, इसमें 1 इसमें 2, कितना आ गया, मैम 3। 3। तो आंसर में उतने ही डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो 2 + 1 होता है 3, तो हमारे आंसर में क्या होगा, 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लगेगा। कहां से उनको काउंट करना है, तो हमेशा पीछे से, तो 1 2 3 यहां से काउंट कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है। वैसे इसका बताइए 8125 जो आपका यहाँ पर आ रहा है, इसमें अगर डेसिमल की बात करूं तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल जो है वो लगाया जाएगा, मैम 4। 4। तो बताइए कहाँ लगेगा डेसिमल, मैम मैम 8 8 के आगे। 8 से पहले, ठीक है, मतलब यहाँ पर। तो इसका भी 0 हम लगा मैम सकते हैं। 8 अब के बात करें बाद इसकी, तो 9 से पहले। 0.9 से पहले। 8 के बाद नहीं, दो इसके पास भी दो, इसके बाद भी दो, 4 है ना।
तो 1 2 3 हो तो 4 डिजिट से पहले, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास एक डिजिट से पहले लगा है, इसके पास 2 डिजिट से पहले लगा है, तो यहाँ पर लग जाएगा 3 डिजिट से पहले। तो ये हमारा आंसर आ चुका है अभी इनको। अब ये पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी अधूरा है, क्योंकि अभी इसको हमने ऐड करके 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया और बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया, कभी नहीं, पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अभी ऐड करने के लिए भी डेसिमल का ही कंसेप्ट लगेगा कि अगर आप इनको ऐड करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। डिजिट जहां मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल नहीं हिलना चाहिए, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आते रहना चाहिए। तो मैंने लिख दिया अपना पहला नंबर। उसके बाद देखें तो इसका डेसिमल यहां लगा दिया, इस डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं 8 1 2 5, तो लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया 0। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, डेसिमल लगा दिया पहले, इस डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 975 और इससे पहले 0। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर जहां पे भी ब्लैंक स्पेस बच जाए वहां पे आप अपनी मर्जी से 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। एडिशन में इतना इसका काम नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बहुत जरूरी होता है ब्लैंक स्पेसेस को भरना, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 10 12 7 7 14 15 16 और यहाँ पर 9 और 1 10 18 19 20 21 22 24 26, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर 3। तो मेरा आ रहा है 3.6625, ठीक है। कब आया? तो जब हमने इनको ऐड किया तो आया। अगर डेसिमल नहीं होते तो हम इनको कैसे लिखते? तो हम लिखते 1875 8125 और 579। तो आप ऐड करो तो आपका आंसर कुछ अलग ही आएगा। तो कभी भी डेसिमल केस में ऐसे डायरेक्टली ऐड कभी नहीं करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता रहे इसका ध्यान रखना है। और इसी पैटर्न में जहां पे भी ब्लैंक स्पेसेस बचेंगे वहां पे 0 0 लगा देना और ऐड करके जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको इस तरह करते तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आता, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अभी हमने करना है इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ भी कर देते हैं। तो 10 ठीक है। तो 7325 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आया है। पर अभी भी आंसर अधूरा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, डेसिमल वाली चीजें हैं तो आंसर में भी डेसिमल जरूर आता है। तो बताइए कि कहां पर डेसिमल जो है वो लगाया जाएगा? मैम 7 के बाद। मैम 7 के 7 और मैम 3 7 के बाद 7 और 3 के बीच में। मैम 7 और तो 3 के 1 बीच 2 में 3 4, क्योंकि 4 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7.3250 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन हमें तो 5 ही सरफेस का निकालना था, तो अभी हमने टीएस से निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। अब बताओ किसको इग्नोर कर रहे हैं? तो जो हमारा टॉप है, ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसको करना है इग्नोर। ऊपर वाले हिस्से का अगर मैं आपसे पूछूं एरिया क्या होगा, तो देखिए इसके पास कौन कौन से डायमेंशन है, ध्यान से देखें। तो इसके पास एक ब्रेड्थ है और एक लेंथ है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो निकाल लेते हैं। लेंथ हमारे पास जो है वो है 1.5 और ब्रेड्थ है हमारे पास 1.25। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा खुद से। अभी मैं बस एरिया लिख लेती हूँ किसका, तो जिसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं उसका। तो L इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि वो टॉप है, टॉप का एरिया L इंटू बी होता है। 1.5 इंटू 1.25 होगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, वहीं से कॉपी कर लो। तो आ जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 5 सरफेसेस का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से इस 1 सरफेस या फिर एरिया ऑफ टॉप सरफेस, इसको हम कर देंगे माइनस। तो करते हैं माइनस। अब माइनस भी करना है डेसिमल के ही फॉर्मेट में। तो 7.3250 माइनस 1.875 है। चलिए इसको फटाफट से माइनस कर लेते हैं। 7.3250 माइनस 1.875, जीरो का कुछ काम ही नहीं हुआ, तो जीरो का जीरो
5 5 5, तो आ गया ये 5.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या, बताइए जरा, इसको आपने जब माइनस किया तो। यस मैम। ठीक है, पर अभी Yes, हमारा ma'am. आंसर पूरा नहीं हुआ, ये हमने बस इसका एरिया निकाला है 5 सरफेसेस का। हमें पूछा है कि इसकी कॉस्ट भी निकालो, तो कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट देखो, कॉस्ट कैसे आपको पूछी जाती है, अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे आपको क्या गिवन है, तो दिया आपको ये है कि आपका जो ये बॉक्स है, इसका अगर अभी हमने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा ही तैयार किया है प्लास्टिक की शीट से, मतलब कि सोच लीजिए अभी तक आपने बस इस डब्बे को बनाना शुरू किया, डब्बे का आपने बस अभी इतना सा ही हिस्सा बनाया, 1 मीटर स्क्वायर इतना ही आपने अभी हिस्सा तैयार किया, और इतने से एरिया को तैयार करने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ गए, तो आपके डब्बे का जो एरिया है वो तो 5.55 मीटर स्क्वायर समथिंग है ना। तो बताइए इसको अगर आपने करना है तो कैसे करेंगे, अगर 1 हम 20 से मल्टीप्लाई मैम इंटू कर देंगे। मीटर, तो करते हैं इसको इनटू। मैम पर आपका एरिया गलत है। क्या है इसमें मिस्टेक, अगर आपने मिस्टेक पकड़ी हो तो। एक मिनट, मैम 5.45 आएगा। ठीक है 4.5 आ रहा है, तो इसको मैं कर लेती हूँ ठीक, यहाँ पर आप भी कर देना बच्चों, माइनस करके 5.45 आ रहा है, ऐसा ही कहा अभी। ठीक है, चलो तो उसको ठीक कर लेना। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर का हमने काम कराया तो उसने हमसे 20 रुपीज लिए, तो हम तो इतने मीटर स्क्वायर का काम करा रहे हैं, तो हमसे कितने रुपए लेगा उसका पता करने के लिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो करो फटाफट से मल्टीप्लाई, 545 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बाद में लगा देना, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, तो 1090 ऐसा कुछ मेरा आ रहा है। अब इसको भी देखो फटाफट से चेक करके, ठीक है या गलत है। और डेसिमल की बात करें तो यस मैम ये ठीक है। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, एक 0 यहाँ पर थी उसको इंक्लूड नहीं किया था। देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है 20 से, पर मैंने 10 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 0 इंक्लूड करके जो है वो लंबा चला जाता है। तो जब आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर में जरूर लगा लिया करें। जैसे कि मैंने 1 0 मैं जानबूझ के भूल गई थी, तो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, तो ये आ जाएगा 00। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब इतना मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब डेसिमल लगाना है 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे मेरा डेसिमल भी लग जाएगा, तो इट मींस मुझे उसे कितने रुपए देने हैं। मैम 109। मैम सही 109। तो अगर आपको डेसिमल की जो ये प्रॉपर्टीज है अगर आपको नहीं पता होती कि डेसिमल से मल्टीप्लाई हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाते तो आप उसको कितने रुपए दे आते, बताइए जरा। मैम 10,900। 10,900 आप दे देते, कब, जब वो हमारा डब्बा बना के तैयार कर देता, कब कब अगर आपको डेसिमल की नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए डेसिमल की नॉलेज जरूरी है। काम था 109 का, दे देते उसको 10,900, तो देखो कितना हमारे को नुकसान हो जाता है ना, तो इसलिए मैथ इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, किसी सवाल में किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह है 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है मैम हाँ जी बेटा, एक मिनट, अगर कोई डाउट है तो एक मिनट। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हाँ अभी आप बोल सकते हैं बेटा।